हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। 3 वाले सेशन पे तुम लोग रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है कि वैसे तो ठीक ही जा रहा है, मगर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसको सपोर्ट करो यार, ठीक है ना। और ये 8 बजे वाला सेशन भी देखो, सारे MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए देखो क्या होता है तुम लोग का कि अभी तुम लोग ठंडे पड़े हो। अभी UPPCL TG2 का एडमिट कार्ड आ जाए तो धक्का पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, मगर याद रखना सिलेक्शन उसी का हुआ है जो कंटिन्यूअस पढ़ रहा है। ठीक है ना, और यही बात LP टेक्नीशियन में भी है। बहुत लोग अभी वैकेंसी का इंतजार करेंगे, वैकेंसी आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, इसलिए कहीं तभी पढ़ो मगर कंटिन्यू पढ़ते रहो, सही है ना। तो इसी कड़ी में आज का सेशन ऐड करते हैं। आज हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे ऐसे जो कि सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के होंगे। किसके होंगे सर? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के होंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग गलत करके आते हैं। सही है, जिसको देखना ध्यान से, सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए होगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखें आज का क्या है। सही है, देखो पहला क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युत राशि की केवल उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब समझ रहे हो, उस सर्किट में मान लो एक कोई सर्किट बनी है। ठीक है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये पता करने के लिए जो जिस इंस्ट्रूमेंट की हम यूज़ करते हैं उसे सूचक यंत्र कहते हैं या सूचक युक्ति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये देखो, ये कभी ये नहीं बताएगा कि सर ये 5 एम्पियर की धारा बह रही थी या 10 एम्पियर की सर धारा बह रही थी, मगर वो ये जरूर बता देगा कि सर इसमें धारा बह रही थी। जैसे गैल्वेनोमीटर तुम्हारा केवल क्या देता है? विक्षेपण देता है, वो तुमको परिमाण कभी नहीं बताता है। ठीक है, तो ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं हम? सर सूचक यंत्र कहते हैं। और ये हमारी किस टाइप में आती है? तो सर ये हमारी आती है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होती है। ठीक है, यानी प्राथमिक यंत्र जितने भी होते हैं केवल और केवल क्या होते हैं? सूचक यंत्र होते हैं। ये आपको परिमाण नहीं बताएगा, ठीक है, केवल दिशा बता देगा या उपस्थिति है कि नहीं ये बता देगा। ठीक है, जैसे कि सर एक बाइक उधर बहुत तेज़ी से गई है, कितनी तेज़ी से गई है ये नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक यंत्र बोलते हैं, यानी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या है? देखो क्वेश्चन आ गया, उदाहरण पूछा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का, यानी जिसको तुम लोग प्राथमिक यंत्र बोलते हो। देखो वोल्ट मीटर क्या करता है? सर वोल्ट मीटर वैल्यू बताता है, परिमाण बताता है। पावर फैक्टर मीटर क्या करता है? सर वैल्यू बताता है। अब मीटर क्या करता है? सर वैल्यू बताता है। ये वोल्टेज नहीं है जी, ये वैल्यू यानी परिमाण, ये वैल्यू बताता है, ये भी वैल्यू बताता है। मगर जो गैल्वेनोमीटर होता है केवल क्या बताता है? सर केवल विक्षेपण देता है। क्या देगा? केवल डिफ्लेक्शन दे के ये बोल देगा कि हाँ सर कुछ हो रहा है, कुछ गुदगुदी हो रही है। ठीक है, केवल विक्षेपण देता है और कुछ नहीं देता है। तो यहाँ पे सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या देता है? केवल आपको देगा कि सर इसमें करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये नहीं बताएगा कितना हो रही है, बस ये बताएगा हाँ या ना। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति जैसे पॉइंटर के द्वारा किसी पूर्व अंकित पैमाने पर किसी वैद्युत राशि का मान दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? चतुर्थक यंत्र, तृतीयक यंत्र, प्राथमिकक या द्वितीयक यंत्र? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट किसमें होता है जी? ठीक है, प्राइमरी देख ही लिए। और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट किसमें होता है? जैसे ये बताएगा, इस पर कुछ वैल्यू लिख दी। ठीक है, अभी क्या करेगा पॉइंटर? ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं? सर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट केवल ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो केवल विक्षेपण देता है। ठीक है, कुछ भी उसके अंदर होगा, यानी करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, बस उसकी स्थिति को दिखाने के लिए हम प्राथमिक यंत्र का उपयोग करते हैं। और किसी चीज़ को मापना है तो द्वितीयक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अरे इसको क्या बोलते हैं यार? इंडिकेटिंग, इंग्लिश में इंडिकेटिंग बोलते हैं ना।
इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दूसरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये किसके टाइप है? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो पैमाना दिखाता है, मान राशि का मान बताएगा, वो सर हमारा द्वितीयक यंत्र होता है। सही है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत राशि के तत्कालिक मान को सुई या पेन आदि के द्वारा एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है। देखो ग्राफ पेपर पे क्यों अंकित करेंगे? क्योंकि सर हम उसकी वैल्यू को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्ड करना है यानी लिखना है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? सर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जो क्या करता है, किसी वैल्यू को पेन पेंसिल के द्वारा क्या होता है, जैसे ग्राफ बना रहेगा तुम्हारा, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बना रहेगा, उस पर इंस्ट्रूमेंट बनी रहेगी, वो तुम्हारा पेंसिल से कुछ ऐसा ग्राफ बना देगा, ठीक है। कब लोड ज़्यादा थी, कब लोड कम थी, ये सब ऐसा ग्राफ बना देगा, ठीक है। तो क्या कहलाती है? हमारी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है कि वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। कुल मान यानी सारे वैल्यू को क्या करता है? रिकॉर्ड कर करके रखता है। तो देखो तुम्हारी एनर्जी मीटर देखो, एनर्जी मीटर बेचारा जब से लगा होता है तब से लेके आज की डेट तक, जब तक तुम रीडिंग लेने गए हो, पूरी रीडिंग को दिखाता है। कभी ये नहीं दिखाता है कि सर 1 महीने की रीडिंग ये है, 1 हफ्ते की रीडिंग है, या 1 दिन की रीडिंग ये क्या करता है? पूरे जब तक से एनर्जी मीटर स्टार्ट हुआ तब तक की पूरी रीडिंग लिए रहता है ये, और उसकी हम लोग क्या करते हैं? रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं सर? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो पूछता है एग्जाम्पल में कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, तो सर बोलते हैं किलो वाट आवर या एनर्जी मीटर कहते हैं। सही है। तो इसको याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, तुमको भी पता है। चलो अब देखो एग्जाम्पल पूछ लिया कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या है? वही भी अभी लिखवाए थे क्या? ये लिखवाए थे किलोवाट आवर, यही है। सही है। तुम्हारा क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। ये कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर? ये होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक स्केल बनी रहेगी, उस पर क्या कर देंगे? सुई से दिखा देंगे कि सर जिसकी वैल्यू इतनी वैल्यू आ रही है। ये कौन से होते हैं सर? ये रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं, ये रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ये रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा घुमाव बल आवश्यक नहीं होता है? देखो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के टॉर्क पाए जाते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, सूचक यंत्र में 3 प्रकार के टॉर्क पाए जाते हैं। पहला डिफ्लेक्टिंग, जिसको विक्षेपण टॉर्क बोलते हैं। दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा डैम्पिंग टॉर्क। कौन सा होता है? डैम्पिंग टॉर्क होता है। ये 3 होते हैं। एक चीज़ नहीं पाया जाता है, कौन सा टॉर्क सर? ब्रेकिंग टॉर्क के नाम की कोई टॉर्क नहीं होती, खासकर किसमें? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। सही है। तो हमारा ऑप्शन सभी सही है बजाय बी के। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का परिमाण निर्भर करता है किस पे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, जिसको टीडी बोलते हैं, टीडी किस पे निर्भर करता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो सर जो टीडी है वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो कॉइल बनी है उसमें प्रवाह हो रही धारा के मान पर निर्भर करती है। किस पे सर? धारा के मान पे, जो करंट फ्लो हो रही है उसके मान पे निर्भर करती है, ठीक है। यानी किस पे निर्भर कर रही है? तो यंत्र में प्रवाहित की गई धारा के मान पे निर्भर करता है। क्योंकि हमको पता है एक्चुअली नॉर्मली देखें तो टॉर्क किसके होता है? धारा के समानुपाती होता है। अब वो स्क्वायर है कि 1/स्क्वायर, वो बात की बात है, मगर धारा पे ही क्या करता है? टॉर्क निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण पैदा होने वाले पॉइंटर के घुमाव की गति को कंट्रोल करने वाला घुमाव बल क्या कहलाता है? देखो होता क्या है एक्चुअली, ये बन गया, ठीक है। इतना हो गया।
हमको पता है कि सर इस सर्किट में करंट कितना, ये अमीटर है, ठीक है। इस सर्किट में करंट फ्लो 5 एम्पियर की हो रही है। कितनी की हो रही है? 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है। देखो पहले यहाँ था, जब इसमें से 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी इंस्ट्रूमेंट में, तो क्या करेगा? 5 एम्पियर वाले निडल पे जाना चाहेगा, तो जाना चाहेगा। अच्छा, यहाँ से वो बेचारा निकल तो गया, घर से निकल तो गया, इसके डेस्टिनी क्या है, इसकी मंजिल क्या है, वहाँ पे जाके इसको रुकना भी है ना। तो रुकने में कौन मदद करता है? तो सर रुकने में हमारा कौन मदद करेगा? इसी को बोलते हैं सर टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क। और यहाँ से जो डिफ्लेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? टीडी बोलते हैं। तो 5 एम्पियर पे जाके रुकने वाली जो टॉर्क लगती है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जिस बल का प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क। भाई यहाँ से निकला तो इंस्ट्रूमेंट को अपने 5 एम्पियर 25 एम्पियर जहाँ पे है वहाँ पे जाके रुकना भी तो पड़ेगा। अगर वो कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं हुआ तो जानते हो क्या होगा? ये जाके ना यहाँ पे टकराने लगेगा, यहाँ पे लास्ट वाली स्केल पे टकराने लगेगा, और हो सकता है कि निडल भी टूट जाए। ठीक है। निडल बनी किसकी होती है? तो सर निडल बनी होती है एल्युमिनियम की, क्योंकि वो बहुत हल्की होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क का कार्य नहीं है? कंट्रोलिंग टॉर्क का कार्य क्या नहीं होता है? ये देखो, यंत्र के पॉइंटर की गति को कंट्रोल करता है जिससे कि वहाँ झटके के साथ गति न करे और पैमाने की दूसरी ओर टकरा कर टूट न जाए। देखो कंट्रोलिंग टॉर्क वही बताते हैं। सर ये तो कारण एकदम सही लग रहा है। ठीक है, देखो दूसरा, जब परीक्षण कार्य समाप्त हो जाता है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शून्य हो जाता है तो कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर को पैमाने की शून्य स्थिति में वापस ले आता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर दिखा रहा था, ठीक है। अब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा सर्किट में तो 0 एम्पियर पे आना चाहिए ना। तो कौन लाता है? तो सर टीसी लाता है। एकदम सही बात है सर, टीसी ही, सॉरी आई नहीं है, टीसी है, टीसी ही लाता है, सही बात है। तीसरा देखो, यंत्र के परीक्षण लेने के बाद पॉइंटर को पैमाने की स्थिति पर वापस लाता है। सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। यंत्र में परीक्षण लेने के बाद परीक्षण ले लिए, इंस्ट्रूमेंट का काम खत्म हो गया, अब करंट वहाँ से हटा लिए, इंस्ट्रूमेंट को हटा लिए, तो वापस पॉइंटर आना चाहिए। तो पैमाने की स्थिति पर वापस लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर टीसी, एकदम सही बात है। मगर ये देखो ऑप्शन नंबर सी, डैम्पिंग टॉर्क कभी भी आपका कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं प्रयोग करता है। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क विकसित करना कंट्रोलिंग टॉर्क का कार्य नहीं है। वो किससे डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होता है? तो सर डैम्पिंग टॉर्क हमारा किससे उत्पन्न हो सकता है? एयर से हो सकता है, एडी करंट से हो सकता है, या किसी तरल पदार्थ से हो सकता है। ठीक है, 3 प्रकार की डैम्पिंग होती है जिसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब तरल पदार्थ से डैम्पिंग करना, एयर फ्रिक्शन यानी हवा के माध्यम से डैम्पिंग करना, और तीसरा क्या होता है? एडी करंट। और सबसे किफ़ायती कौन सा होता है हमारा? एडी करंट डैम्पिंग होता है, क्योंकि बहुत जल्दी कार्य करता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, हालांकि इसका आंसर सही है सी, मगर कारण गलत है। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तुम्हारे लिए केवल है। देखो अब क्या है कि हेयर स्प्रिंग का कार्य क्या होता है? हेयर स्प्रिंग का कार्य कहाँ होता है? अब देखो हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क 2 प्रकार से देते हैं। ठीक है, टीसी, जिसको हम कंट्रोलिंग टॉर्क बार बार बोल रहे थे हम लोग, टीसी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला सर होती है ग्रेविटी, जो सबसे बकवास है, और दूसरा होता है स्प्रिंग कंट्रोल। सबसे बेस्ट यही होता है, स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, तो स्प्रिंग कंट्रोल में जो स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी होती है? सर हेयर स्प्रिंग इसको बोलते हैं। और ये बनी किसकी होती है? आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें देखेंगे। मगर फिलहाल ये जो स्प्रिंग होती है ये क्या करता है? हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। ग्रेविटी इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं ना जी कि थोड़ा लेजी काम करता है। ठीक है, थोड़ा धीमा काम करता है। और सबसे बड़ी खासियत डीमेरिट इसकी ये है कि इसको तुमको हमेशा ऊर्ध्वाधर रखना पड़ेगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रखना पड़ेगा। क्षैतिज रखोगे तो ग्रेविटी लगेगा ही नहीं, काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसका प्रयोग नहीं करते। हाँ, तो देखो हेयर स्प्रिंग का कार्य क्या होता है? डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करना? नहीं सर, डैम्पिंग टॉर्क तो एडी करंट, फ्लूइड फ्रिक्शन या एयर फ्रिक्शन काम होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विकसित करना? नहीं सर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा चुंबकीय रूप से ही उत्पन्न होता है, इसको याद रखना है। स्थिर टॉर्क विकसित करना? नहीं सर, क्या काम होता है? सर कंट्रोलिंग टॉर्क को विकसित करना ही काम किसका होता है? हेयर स्प्रिंग का होता है। ठीक है, देखो समझा भी दी। अगला क्वेश्चन देखो, हेयर स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है? देखो ये तो यही सब क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं, तुमको भी पता है, मगर फिर वही के सेशन देखोगे नहीं, लाइक शेयर करोगे नहीं, और सब्सक्राइब तो दूर की बात है।
फॉस्फोरस ब्रांच की बनी होती है, इसको याद रखना। किसकी बनी होती है? हेयर स्प्रिंग जो होती है जिससे कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, हमेशा फॉस्फोरस ब्रांच की बनी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पॉइंटर में पैदा होने वाले कंपनों को समाप्त करने के लिए किस घुमाव बल का प्रयोग किया जाता है? अब देखो फिर यहाँ से समझो एक चीज। चलो यहाँ पे हो गया, अपना हम क्या बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाए। देखो 5 एम्पेयर की धारा जा रही थी, यह मीटर है, फिर वही 5 एम्पेयर की धारा जा रही थी, 1 2 3 4 5 एम्पेयर यहाँ पे आ गया। कौन लेके आया? यहाँ से तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ टीडी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आके रुका किसके कारण? टीसी के कारण रुका, मगर रुकता नहीं है। देखो ये होता क्या है ना, यहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क 5 एम्पेयर पे तो आ गया, मगर ये क्या करता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर हमेशा कंपन करता रहता है, हिलता रहता है। तो तुमको अगर प्रेक्षणकालीन तुमको रीडिंग लेना हो तो तुम कैसे लोगे? तुम तो ले नहीं पाओगे। तुम्हारा हमेशा 4.9 5.1 4.9 5.1 हमेशा हिलता रहेगा, तो तुम रीडिंग सही से ले नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये कंपन करता है, इसको रोकने के लिए हम टॉर्क का प्रयोग करते हैं, और उस टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। कौन सा? डैम्पिंग, यानी मंदन टॉर्क बोलते हैं। मंदन से ही नाम क्लियर हो रहा है कि किसी चीज़ को रोकना, तो डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क 3 तरीके से बता दिए, फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, एडी करंट, 3 प्रकार की डैम्पिंग होती है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब कोई बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होगा, अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, जब कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या बोले थे, जब कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा ना, तो उसके जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू है हमेशा कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगी। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में ऐसा पाया जाता है तो सबसे बेस्ट क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो याद रखना, वैसे तो ऑफलाइन बैच में भी बहुत बार बताया, तुम लोग कोई बता देते हैं। देखो ट्रिक से याद किए थे कि पहले एडी कैन डैम्पिंग याद कर लो, PGIT। ठीक है, PSIT कानपुर होता तो PSIT की जगह PGIT कर दिए। ठीक है, P से परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, PMMC। ये क्या है हमारा सर? ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये क्या है सर? ये हमारा है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ये क्या है सर हमारा? सर ये हमारा है थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इतने भी, ये जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन सब में किस डैम्पिंग का प्रयोग होता है सर? एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन का डैम्पिंग, जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग बताए थे, केवल एक में प्रयोग होता है, जिसको क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर केवल उसमें ही प्रयोग होता है, और ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो सर हाई वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट है सबको उठा के किसमें फेंक दो? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में फेंक दो। ठीक है, किसमें? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो देखो जो पावर मापने वाली यूनिट होती है, शक्ति मापक यंत्र, जो पावर मापती है वो भी किसकी होती है? PMMC में ही 2 प्रकार की होती है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट डायनेमोमीटर टाइप। ठीक है, 2 टाइप की होती है, तो वो इसी के अंतर्गत आता है, तो इसमें तो नहीं होगा एयर फ्रिक्शन। प्रतिरोध मापन जो होता है अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं? मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, मूविंग कॉइल का नाम तो हो ही गया है, नहीं होगा। लास्ट बचा हमारा क्या? मूविंग आयरन, और मूविंग आयरन इसमें नहीं आता है, PGIT कहीं पे भी नहीं। तो मूविंग आयरन में किसका प्रयोग करते हैं सर हम? एयर फ्रिक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हवा घर्षण डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। सही है, इसको याद रखना। कभी लेक्चर चाहिए तो बोल देना कि सर इसमें डाउट है तो बता दीजिएगा, तो कभी लेक्चर लेके बता देंगे। ठीक है ना, चलो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है? समानुपाती, फिर वही बात आ गई है, समानुपाती मतलब किसके? देखो याद रखना, इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है समानुपाती किसके होता है? आई के होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसकी स्केल लीनियर होती है। अधिकतर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि इसकी स्केल कैसी होती है, तो सर इसकी स्केल लीनियर होती है। ये काम किस पे करता है? तो सर ये हमारा DC पे कार्य करता है। ठीक है, DC पे कार्य करता है, रेखीय स्केल होती है, और जो होता है TD धारा के समानुपाती होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिए। ठीक है, तो याद रखना करंट। ठीक है ना,
और ये सब ये जितने पे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का पैमाना कैसा होता है? देखो अभी बात हो रही थी, चूँकि सर टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो इसका पैमाना भी कैसा होगा सर? रेखीय होगा, यानी अनुपातिक होगा। अनुपातिक होता है तभी, यानी जब टी डी वाली वैल्यू बढ़ती रहेगी तो आई की भी वैल्यू बढ़ेगी, तो लीनियर स्केल मिलता है हमको, जिसको यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कौन सी विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, देखो जब पीएम मूविंग कॉइल बोलेगा तो मूविंग कॉइल केवल किसके लिए? डीसी के लिए। और जब मूविंग आयरन बोले तो मूविंग आयरन सर एसी हो चाहे डीसी हो सभी के लिए यूज़ होता है। तो सर एसी डीसी दोनों के लिए होता है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन, किस यंत्र की माप सीमा बढ़ाने के लिए यंत्र की कुंडली के समानांतर क्रम में एक निम्न मान वाला प्रतिरोध संयोजित किया जाता है? ठीक है, तो देखो पहले ये पता होना चाहिए कि समानांतर क्रम में जब किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं? वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है शंटिंग। ठीक है, शंटिंग में क्या होता है? हम पैरेलल में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं जो किस मान का होता है सर? लो वैल्यू की प्रतिरोध होती है। आर की वैल्यू क्या होती है सर? लो होती है। ठीक है, और वो प्रतिरोध की वैल्यू निकलती कैसे है? तो इसका भी फॉर्मूला बता देते हैं सर, आर एस एच बराबर आर एम। इस पर सवाल तो बहुत ज़्यादा कराए हैं अपने ऑफलाइन बैच में, M-1 इस पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये जो शंटिंग का प्रयोग करते हैं हम अमीटर में करते हैं, क्यों? अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो शंटिंग का प्रयोग लो वैल्यू के रेजिस्टेंस जब पैरेलल में जोड़ देते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के तो वो शंटिंग कहलाती है, और ऐसा अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लायर करते हैं तो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ती है। ठीक है, चलो इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आती खत्म हो गया। हाँ देखो सेशन अच्छा लगा होगा आई होप, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए बाबू। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर देना ज़रूर, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ठीक है, मोटिवेट करो यार। ठीक है ना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, वेरी ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।